क्या नीतीश कुमार चुनाव जीत करके भी हार गए? इस चुनाव में जीविका दीदियों का कैसे राजनीतिक लाभ उठाया गया, कैसे उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, बीजेपी की एजेंसियां ग्राउंड पर कैसे काम करती हैं और इस चुनाव में किस प्रकार से चुनाव आयोग पर सवाल उठे, कैसे इस चुनाव में धांधली हुई, इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसको देखने के बाद आप बिहार के पूरा चुनावी प्रक्रिया को समझ जाएंगे और वहाँ का राजनीतिक समीकरण भी समझ जाएंगे। बिहार चुनाव 2025। जो चुनाव तो बिहार का था, लेकिन इससे जुड़ी थी दिल्ली, क्योंकि अगर बिहार का समीकरण गड़बड़ाया तो केंद्र की सरकार गिर सकती थी। अगर नीतीश कुमार चुनाव हार जाते तो गठबंधन तोड़ लेते, जिनके संसदों के सहारे दिल्ली की सरकार चल रही है, और इसीलिए बिहार विधानसभा का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। बिहार चुनाव में दो प्रमुख अलायंस होते हैं, एनडीए और इंडिया, और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, आरएलएम, हम, वहीं इंडिया में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट और एक नई नवेली आईआईपी पार्टी। लेफ्ट में तीन पार्टियां होती है, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम। नई नवेली पार्टी जिसका नाम जन सुराज है, और अन्य बहुत सारी पार्टियां होती है जैसे बीएसपी, एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी। एनडीए के चेहरा होते हैं नीतीश कुमार, वहीं इंडिया के चेहरा होते हैं तेजस्वी यादव, और जन सुराज के चेहरा होते हैं प्रशांत किशोर, जो एक चुनावी रणनीतिकार हैं। दोनों अलायंस अपना अपना जातीय समीकरण बनाते हैं, जिसमें नीतीश कुमार की तरफ लौह कुश, अति पिछड़ा और महिला है, बीजेपी के पास फॉरवर्ड वोट है, और एलजेपीआर के पास पासवान वोट है, हम के पास मांझी समाज का वोट है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का मुस्लिम यादव और कुछ बैकवर्ड और कुछ अति पिछड़ा समाज का वोट है, वीआईपी मल्लाह समाज का वोट है। कांग्रेस, इनका ट्रेडिशनल वोट अब पूर्णतः बीजेपी पर शिफ्ट हो गया है। अब इनके पास दलित और ओबीसी का प्रबुद्ध तबका है। लेफ्ट, इसके पास किसी जाति का वोट नहीं है, ये गरीब शोषित का क्रांतिकारी दल है। चुनाव चालू हो जाता है, तेजस्वी यादव महिलाओं को 2,500 रुपया महीना, सभी परिवार को एक एक नौकरी और तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया खाते में ट्रांसफ़र करवाते हैं। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया करवा दिया जाता है। इसके साथ नीतीश कुमार के पास एक सुशासन की छवि है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी सबसे विश्वसनीय चेहरा है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सारी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। नीतीश कुमार पर आज तक कोई करप्शन, परिवारवाद, जाति और धर्म के पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर, जो चुनाव को बेहतर समझते हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और उद्योगीकरण की बात करते हैं। एनडीए के तरफ प्रचारकों की लंबी लिस्ट होती है, नीतीश कुमार, पीएम, होम मिनिस्टर, कई राज्यों के सीएम, मंत्री, संसद और सेलिब्रिटी भी होते हैं। वहीं इंडिया के तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दिबांकर भट्टाचार्य होते हैं। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर अकेले मैदान में होते हैं। कौन जीतेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल था। नरेंद्र मोदी अंतिम दिन कट्टा, सिक्सर, रील, अरवा चावल की बात करते हैं, लेकिन वो काम की बात नहीं करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि बिहार में 3 राजनीति का केंद्र है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। इनमें से जिधर 2 पार्टियां रहेंगी, सत्ता उधर ही रहेंगी। ऐसा पहले भी होता रहा है। फिर भी दोनों तरफ डर का माहौल होता है। यहाँ आरजेडी की रैलियों में तेजस्वी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की रैलियों में अपने संसाधन पर लोगों को बुलाना पड़ता है। और इस चुनाव में एक खास चीज़ देखने को मिली, वो है महिला की भागीदारी। जहां पहले रैलियों में और प्रचारों में सिर्फ पुरुष देखने को मिलते थे, इस चुनाव में बहुत ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। इसका एक कारण यह भी था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर उम्मीदवारों को कम संसाधन खर्च करना पड़ता है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। पहली बार इतना वोट पोल होता है 66.91%, जिसमें महिलाओं का वोट
71.6% और पुरुषों का वोट 62.8% पोल होता है। ये अविश्वसनीय था। राजनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसी बीच चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते हैं। कहीं वीवीपैट की पर्ची मिलती है तो सासाराम में जहां ईवीएम रखा होता है वहां रात में एक खाली बक्से से भरा ट्रक पकड़ा जाता है। बाद में पब्लिक हंगामा करती है, तब कई अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देना उचित नहीं समझता। 14 तारीख को चुनाव के नतीजे आते हैं। शुरू से ही एनडीए को बढ़त मिलनी चालू हो जाती है और अंत में एनडीए के उम्मीदवार बम्पर वोट से जीतते हैं। पूरा बिहार और साथ साथ पूरा देश सन्न रह जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ बोल नहीं पाते हैं। नीतीश कुमार वाले गठबंधन को मिलती हैं 202 सीटें, बीजेपी 89, जेडीयू 85, एलजेपी-आर 19, हम 5, आरएलएम 4 और तेजस्वी वाले गठबंधन को मिलती हैं 35 सीटें, आरजेडी 25, कांग्रेस 6 और इससे अलग एमआईएम को 5 सीटें मिलती हैं, बहुजन को 1 सीट मिलता है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बुजुर्गों को 400 से 1100 रुपया महीना कर दिया जाता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव महिलाओं को 2500 रुपया महीना, बुजुर्गों को 1500 रुपया पेंशन, युवाओं को नौकरी का मुद्दा जमीन पर नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उनके पास सरकारी तंत्र नहीं था। वो चुनावी रैलियों में भरोसा दिला रहे थे। वहीं एनडीए सरकार सरकारी तंत्र का उपयोग करके चुनाव में पैसा भेज रही थी। फिर भी वोट प्रतिशत के नज़र से देखें तो सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को मिले हैं, लगभग 24% वोट। दूसरे नंबर पर बीजेपी को लगभग 20% वोट, जेडीयू को 19% वोट, कांग्रेस को 9%, एलजेपी-आर को 5%, एमएल को 3%। लेकिन आरजेडी का वोट सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाया। बिहार सरकार का एक प्रमुख योजना जिसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जाता है, जिसमें महिलाओं को छोटे छोटे ग्रुप में जोड़ा जाता है। वो अपना छोटा मोटा रोजगार करके इनकम जनरेट करती हैं। हर समूह की एक सीएम होती है। सभी महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले जीविका के माध्यम से जोड़ा गया ताकि सरकार उनका राजनीतिक लाभ उठा सके। ज़्यादातर के अकाउंट में पैसा डाला गया। समूह की सभी महिलाओं को सक्रिय किया गया। पैरेलल में एक तंत्र बनाया गया। सभी महिलाओं को टास्क दिया गया कि वो एक एक महिलाओं को घर से बूथ पर ले करके जाएं और एनडीए के पक्ष में वोट डलवाएं। कुछ रूमर भी फैलाती थी कि वोट डालने के बाद 2 लाख रुपया आएगा। कुछ रूमर फैलाती थी कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, वोट न देने पर पैसा वापस करना पड़ेगा। कुछ लालच तो कुछ डर का सहारा लेकर के वोट डलवाया गया। इसके लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दिया गया था। ये सारी चीज़ें पुरुष समाज के चर्चा से दूर था, अदृश्य था। इसे अनऑफिशियल तौर पर सरकारी तंत्र का सहयोग मिल रहा था और पकड़े जाने पर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते थे। इन सब से हट करके बीजेपी का तंत्र पैरेलल में काम कर रहा था। एजेंसी के माध्यम से ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक सालों से लगा हुआ था। यह दुनिया का इकलौता चुनाव था जहां 20 साल पहले के विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव तैयार किया गया और उसको चलवाया गया। इनके पास सत्ता में होने के चलते पूरा डेटा है। उसके सहारे ये लोग पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं। ये अलग अलग नाम से ग्राउंड पर काम करते हैं। यहाँ तक कि इनके पास बूथ प्रचारक तक होता है जो एक एक व्यक्ति का डेटा रखता है, कौन वोट पहले कहाँ गया था और इस बार उसको अपने तरफ कैसे करना है। एक एक व्यक्ति पर नज़र रखता है और सोशल मीडिया के माध्यम से रूमर फैलाया जाता है। ये आम जनता से अदृश्य होता है। वहीं दूसरी ओर जब चुनाव आता है तब लोग सक्रिय होते हैं। जहां बीजेपी की एजेंसी ग्राउंड पर एक एक वोट पर ध्यान देती है, वहीं दूसरी तरफ प्रचार का जिम्मा भोजपुरी के नए नवेले गायकों का है जो आरजेडी पर रंगदारी का गाना गाकर खुद तो व्यूज ला देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तब नीतीश कुमार का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनका विरोध करेगा। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी गठबंधन में रहे, वो अपने शर्तों पर राजनीति करे। सवाल अब यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश फिर एक बार सत्ता का केंद्र बन पाएंगे। भाजपा ने
नीतीश को कमज़ोर करने के लिए जदयू को लोगों को मिलाकर अपने गुट के लोगों को टिकट दिलवाया और नीतीश के करीबियों का टिकट कटवा दिया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सिंबल पर लगभग ज़्यादातर बीजेपी अपना कैंडिडेट चुनाव लड़वा रही है ताकि नीतीश के बिना 122 का आंकड़ा पार किया जा सके। ऐसा हुआ भी, लेकिन आज भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आज भी महागठबंधन से सीएम बनने का विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि जेडीयू के पास 85, आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, लेफ्ट के पास 3, आईआईपी के पास 1 और बीएसपी के पास 1, जो आंकड़ा 121 पहुंच जाता है बहुमत से एक कम। और अगर इसमें एमआईएम, आरएलएम और हम को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुमत से बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। यदि चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन का सीएम बना दिया जाए तो दिल्ली को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब जब चिराग के विधायक उनके साथ रहें तब, क्योंकि चिराग के ज़्यादातर विधायक चिराग के खिलाफ मोदी के कहने पर भाजपा के साथ चले जाएंगे। इस मामले में हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने बेहतर काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अपने परिवार के लोगों को दिया है ताकि जीतने के बाद पाला ना बदल सके। वहीं आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो उन्हें मजबूत बनाता है। लेफ्ट के 3 विधायक हैं जिनको खरीदना या पाला बदलवाना मुश्किल है, अभी तक के इतिहास से ऐसा लगता है। जहां सभी विधायक बनने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, वहीं सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम जैसे पार्टियों के उम्मीदवार 3-4 लाख चंदा इकट्ठा कर करके विधायक बन जाते हैं। लेकिन लेफ्ट की पार्टियों के पास कोई जाति वोट नहीं होता है, इनका वोट आइडियोलॉजी पर आधारित होता है, इसलिए वह कोई जाति का वोट ऐड नहीं करवा पाती। कांग्रेस मूलतः अपर क्लास की पार्टी मानी जाती है, जिसका वोट अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। अब उनके पास समाजवादी विचारधारा वाला ही वोट बचा है। टिकट के बंटवारे में अगर ओबीसी को भागीदारी देते तो शायद बेहतर करते। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 0 पर आउट हो गई। उनके पास वोट तो है, लेकिन ग्राउंड पर तंत्र कमज़ोर है, वोट की गोलबंदी नहीं करा पाए। आईआईपी पार्टी, जिसके मुखिया आईपी गुप्ता है, इनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 1 सीट जीती है, वो खुद आईपी गुप्ता जीते हैं। ये शुरू से ही चर्चा में बने रहे। जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर रोजगार की बात करते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उनका कैडर वोट अपर क्लास है, जो मेहनत तो किया, लहर पैदा किया, लेकिन खुद एनडीए की तरफ मूव कर गया। नीतीश कुमार चुनाव तो जीते, लेकिन क्या वो जीत करके भी हार गए। अगर आरजेडी की सम्मानजनक सीटें आती तो नीतीश कुमार और मजबूत होते। लालू और नीतीश दोनों समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो समाज के अंतिम तबके के लिए काम किए हैं। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहते हुए भी एक दूसरे के लिए मजबूती थे। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन बढ़ते उम्र के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के पास 10 से 15 साल का अतिरिक्त समय रहता तो आने वाले देश की राजनीति की दिशा कुछ और होती। इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे। चुनाव आयोग ने जनता के बीच अपना भरोसा खो दिया, किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। जनता को कुछ भी गलत महसूस होने पर जगह जगह वोट चोर के नारे लगते रहे। जनता जिन्हें सड़क पर दौड़ाकर गोबर फेंकती थी, वो बम्पर वोट से जीते हैं। बीजेपी के 4 नेता लगभग बराबर वोट पाए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार बबलू, कृष्ण कुमार ऋषि, ये लोग 1,22,400 से लेकर 1,22,500 के बीच में ही हैं। इसी तरह बीजेपी के 8 नेता लगभग बराबर वोट पाए हैं। बक्सर विधानसभा में जितने वोट बढ़े हैं उतने वोट से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही डाल दिए गए थे। चुनाव से पहले वोट क्यों बढ़ाए गए? आखिर गुजरात से अधिकारी बिहार क्यों लाए गए? इन्हीं सब चीज़ों के चलते चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा टूटते जा रहा है। देश की जनता को, संस्था को बचाना चाहिए, तभी यह देश बचेगा। आज बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।